ये आकाशवाणी है। कंटीला रास्ता प्रस्तुत है श्रीमती नित्या मूर्ति के तमिल नाटक शोध नए पाते का हिंदी रूपांतर कंटीला रास्ता। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। भारती, अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS। फिर भी वो... जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ। भारती सुनो तो। अब छिपाओ दुराओ अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं। कम से कम इस बात को मत भूलिएगा। ओह भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो। उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ... लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें? मैं भूला नहीं हूँ। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है। कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस। समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है। पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे? इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में... हाँ, आप उसी कोशिश में हैं। मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। भारती, तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का, जो लेडी डॉक्टर भी है, पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं। भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती। जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए। वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती। खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप। कीजिए, शान से कीजिए। भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें। अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए। मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब। जी हाँ, समझने लगी हूँ। रियली? हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं। भारती? सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय। भारती, ये क्या बात है? मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं टाला जा सकता ना। हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया? बताओ तो जरा। भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं। तो तुम उन्हें जानती हो? क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने? अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है।
उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना। तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो। अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं। तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी विवशता है उमा। हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है। मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ। तुम भी खूब हो भारती। शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं। धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो। इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो। लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है। आई एम सो सॉरी उमा। ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो। कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और ज़रूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्रिया। मुझे आज्ञा दो। हाँ, तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती। भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी? अभी जाती हूँ मामा। नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ। बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो। तुम्हारे इंतजार में लोग रहें ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं है। ये बात नहीं है मामा जी। मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ। तुम ठीक अपने पिता की तरह हो। उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था, उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें। अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है। वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है। पर मामा जी, भक्ति ऐसी चीज नहीं है। वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है। मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला। ऐसी बात नहीं है मामा जी। आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी। शादी के कुछ ही महीनों की बात है। और माता जी? उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी। तुम्हारे पिताजी जेल में थे। फिर क्या हुआ? देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता। और आज़ादी मिलने के बाद? तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आज़ादी की खोज में चल बसी। शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी। बेचारी दुखियारी माँ। उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए। वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे। स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी, उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना? और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर, उस बात को जाने दो। मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया। क्या बात है मामा जी? हाँ, याद आ गई। इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है। काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी। ठीक है,
मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना। हाँ हाँ, आप चिंता ना करें मामा जी। डॉक्टर साहिबा, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है। बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए, बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देवें। मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा। डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी। कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे। डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईसजादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है। तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो? एक एक करके पूछिए ना। कहो तो। वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट हैं, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है। ठीक है, फिर? आपको तुरंत ले आने को कहा। क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते? इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती? बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे? अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके। आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती। मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं चलूं? हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियाँ जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना, भोजन के बाद। आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए। डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए। मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है। ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं। नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो? लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं। प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी। याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है। नागमणि, जाकर यही कह दो उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा। वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना? मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है। किस भुलावे में है ये? नायकम जी, मैं समझा देता हूं उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा। आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये। नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी। नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है। तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी। मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ। चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है। भारती, तुम? अच्छा, तो ये बात है। पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी? क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं। मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ। सुना आपने? इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा। ठीक है, देख लेंगे इसे भी। इस वक्त तो हम चले जाते हैं। भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी। बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूं। इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ, पता नहीं ये क्या कर बैठे हैं।
दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी। तुम भी अजीब लड़की हो। अरे सीना दर्द कर रहा है। क्या हुआ मामा जी? मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई। पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है। ले जाइए, ये लीजिए पानी। ये भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, मामा जी, मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे। हेलो डॉक्टर भारती। अरे उमा, तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी? देख लो। क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो? अरे भाई, पहले आसमान से नीचे तो उतरो। गाड़ी को तुम आसमान कहती हो? ये लो, उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा, भाई ये अट्टहास कैसा? हदे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो। आखिर बात क्या है? तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने। एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह, ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो। ठीक ही तो है। लेडी डॉक्टर आखिर क्या है? दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है। तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर। मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई? जानम्मा जी, ऐसा करो, तुम ये बक्स लेकर घर चली जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जी बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है? तुम्हारी नई नर्स साहिबा? हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है। वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है, और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श। अच्छा। भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं। तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो। खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं। दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है। और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो। भारती, तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती। इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है। ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा। तो ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है। बस तुम जैसे 3-4 पागल जने और मिल जाएं तो ये देश सच्चा विकास कर लेगा। हाँ। अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं? मैं आराम से वक्त काट रही हूँ। हाँ? अरे उमा, ये क्या कह रही हो? विदेश जाकर पढ़ाई हो? और मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था। मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस। डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है। क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उमा, पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था। लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो। ये बात है। डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है। तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है। वो क्या? बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है। तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी।
कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं। इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है। क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना। अक्सर विदेश घुमाते हैं। हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं। बड़ा नाम है उनका। हाँ हाँ, जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती? अच्छा, क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई? मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ। ओह, अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है। चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना। नहीं उमा प्लीज। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ। अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी। नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है। श्योर, जरूर आना। मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी। अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए। क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप? कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है। आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सूझता है। अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है। हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है। बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई? अरे ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है। शकुंतला, क्या बात है, बताओ। डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके। डॉक्टर साहब। अरे ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है। लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। अब पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो। चलो कंपाउंडर, वो बक्स ले आओ जल्दी से। बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी। मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी। भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे किसी का डर नहीं है। बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वो बात दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है। लगता है इसके साथ बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी। बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए। आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है। मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप? अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ। मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी। भारती, तुम लड़की हो, फिर अकेली भी हो। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान। और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं। सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? एक मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है। ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो। काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है। रात के 10 बज चुके हैं। अरे नागमणि, तुम? क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए। तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है? आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है। जल्दी चलिए माई जी। लगता है बहुत सीरियस केस है,
मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है। जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना। उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा। जल्दी चलो नागमणि, चलो। नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीकी है। चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? मुझे डराती हो? तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने? जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा। अच्छी हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता? डॉक्टर ने धमकाती है, जानती है हम कौन है? बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है। अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सामी। अच्छा, वो बहुत बड़े रईसजादे आप ही हैं? क्या कहा? यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको? डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए। ये देख, सामने नाला बह रहा है। ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप? तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस। शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप? हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी। इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे। अरे इस नाले में बहा दी जाएगी। नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? अरे बचाओ, अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे। कायर कहेंगे, झूठ मूठ का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा। कंटीला रास्ता। अभी आप श्रीमती नित्यामूर्ति के तमिल नाटक शोध नई पाते का ये हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे श्री रे शौरीराजन। संपादक और निर्देशक विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री राजेंद्र वर्मा, रामावतार शर्मा, राम मैनी, अरुण माथुर, जेमिनी कुमार वीरेंद्र, विश्व मोहन बडोला, शमशेर सिंह ठाकुर, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, कुसुम मिश्रा, माला कुमार, सरोज भार्गव, कमला कुमारी चोपड़ा, जया मारवा और सुचित्रा गुप्ता। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।